दोस्तों, आज हम हिंदी के एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। आज हम बात करने वाले हैं संज्ञा के बारे में। इससे पहले हमने दो वीडियो और बनाए थे हिंदी से संबंधित, जिसमें दो टॉपिक कवर किए गए थे। पहला, हिंदी का विकास कैसे हुआ, ये हमने देखा था। वहीं दूसरे जो वीडियो है उसमें हमने देखा था वर्णमाला। वर्णमाला की भी दो वीडियो है, दो पार्ट में वीडियो है, जहाँ पर संपूर्ण वर्णमाला की जानकारी, कि स्वर किसे कहा जाता है, अयोग वाक्य क्या होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं, इसकी चर्चा हमने कर ली थी। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे वर्णमाला से संबंधित। वर्णमाला के और भी क्वेश्चन हैं जो कि उसके सेकंड लेवल के क्वेश्चन हैं, जो कि काफ़ी टफ होते हैं। वो भी आपके सामने मैं जल्द लेकर आने वाला हूँ। उससे पहले आज हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, जिसे हम संज्ञा के नाम से जानते हैं। संज्ञा हमारी परीक्षाओं में आने वाला एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो ज़्यादातर सभी परीक्षाओं में, छत्तीसगढ़ हो या व्यापम हो, है ना, छत्तीसगढ़ पीएससी हो या व्यापम हो, वनडे एग्जाम हो या फिर किसी भी प्रकार की परीक्षाएं हो, उनमें संज्ञा से संबंधित प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं। संज्ञा टॉपिक समझने में आसान है। यदि आप सामान्य रूप से संज्ञा को समझना चाहें तो ये टॉपिक काफ़ी आसान है, पर जब इसके क्वेश्चन बनते हैं तो वो काफ़ी टफ हो जाते हैं, क्योंकि एक वाक्य में संज्ञा को पहचानना अपेक्षाकृत काफ़ी मुश्किल हो जाता है। सामान्य रूप से आप संज्ञा को पहचान सकते हैं, लेकिन जब उसका एक वाक्य में प्रयोग किया गया रहता है, वाक्य विभिन्न प्रकार के पदों से मिलकर बनता है, जिसमें आपको संज्ञा भी देखने को मिलेगी, सर्वनाम भी देखने को मिल सकता है, क्रिया भी देखने को मिल सकती है, क्रिया विशेषण भी देखने को मिल सकता है, विशेषण भी देखने को मिल सकता है। और जब एक वाक्य संपूर्ण रूप से बनकर तैयार होता है, तब उसमें से संज्ञा को छांटना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हम पहले संज्ञा को सामान्य रूप से समझेंगे कि संज्ञा होती क्या है, इसे सामान्य रूप से कैसे समझा जा सकता है, और उसके बाद जब हम सब टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे कि संज्ञा क्या होती है, सर्वनाम क्या होता है, विशेषण क्या होती है, क्रिया विशेषण क्या होता है, जब हम इन सभी की जानकारी अलग अलग प्राप्त कर लेंगे, तब सम्मिलित रूप से एक क्वेश्चन बनाकर हम देखेंगे कि किस प्रकार से किसी वाक्य में, किसी पद में हम संज्ञा, विशेषण या क्रिया विशेषण, सर्वनाम को किस रूप से पहचान सकते हैं, या किस प्रकार से उसे पहचाना जा सकता है, यह देखेंगे। आज इसका जनरल इंट्रोडक्शन है, जहां पर हम संज्ञा, उनके प्रकार, उनकी परिभाषाओं के बारे में सामान्य रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि संज्ञा क्या होती है, इसकी परिभाषा हम किस प्रकार से दे सकते हैं। तो यदि संज्ञा की परिभाषा की बात की जाए तो किसी व्यक्ति, ये जो टर्म मैं यूज करने वाला हूँ, जो मैं शब्द यूज करने वाला हूँ, यही संज्ञा है, इसी के हम नाम को संज्ञा कहेंगे। तो किसी व्यक्ति, पहला टर्म मैंने यूज किया व्यक्ति, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, समूह या भाव, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, समूह या भाव का जो नाम होता है, उसे ही हम संज्ञा कहते हैं, उसे ही हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का सामान्य शब्दों में, जो सामान्य अर्थों में जो नाम है, अर्थ होता है, वो नाम होता है। संज्ञा का सामान्य अर्थ होता है नाम। यदि हम संज्ञा कहें तो संज्ञा को यदि एक शब्द में परिभाषित करना हो तो हम कह सकते हैं किसी के नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। किसी भी चीज के, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, समूह हो, भाव हो, जाति हो, इन सभी के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। इसे उदाहरण से हम समझकर देखते हैं किस प्रकार। जैसे किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है अमित, राधा, अतुल, इस प्रकार से श्रेष्ठ, इस प्रकार से किसी व्यक्ति का कोई भी नाम हो सकता है, वो पर्टिकुलर उसी व्यक्ति का नाम होता है। यदि किसी व्यक्ति का नाम लिया जाए तो आपको किसी एक इंसान की ही छवि ध्यान में आती है, ठीक है। उससे संबंधित कई व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन जब भी आपके सामने बात की जाएगी तो एक स्पेसिफाइड, एक विशेष इंसान के बारे में हम चर्चा करते हैं। इसलिए किसी विशेष इंसान के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे कि अमित, अमित एक क्या है, संज्ञा है। इसी प्रकार किसी स्थान के नाम को, जैसे बिलासपुर, रायपुर, भिलाई, दुर्ग, ये सब एक स्पेसिफाई नाम है किसी स्थान के। जैसे गांधी चौक, दुर्गा चौक, आजाद चौक, ये किसी चौक के नाम है। तो स्पेसिफाई नाम, विशेष नाम है, उसी का ही नाम है, वो उसी चौक का नाम है, उसके अलावा दूसरे चौक को उस नाम से नहीं जाना जा सकता। हो सकता है कि अलग अलग जगहों पे उसी नाम के कई चौक हों, लेकिन जब हम वाक्यों में इसकी बात करेंगे तो हम किसी एक स्थान के बारे में ही उसकी चर्चा कर रहे होते हैं, इसलिए विशेष नाम है। उसी प्रकार किसी वस्तु का नाम यदि देखें तो टेबल, चेयर, पंखा, टीवी, ये सब किसी वस्तु का नाम हो जाएगा, ठीक है। लड़का किसी जाति का नाम हो गया, ठीक है। लड़के की पूरी एक जाति, मतलब कोई एक लड़का भी हो सकता है और लड़कों का पूरा समूह भी हो सकता है, तब भी हम उन्हें लड़का ही बोलेंगे, ठीक है। भले उसका बहुवचन लड़के होता है,
लेकिन हम लड़के बोल रहे हैं मतलब एक जाति के बात कर रहे हैं, ना कि किसी एक विशेष व्यक्ति के बारे में, और उस पूरी जाति का नाम हमने लड़का दिया है। उसी प्रकार लड़की हो सकता है, महिला हो सकता है ना, बालिका हो सकता है, ये सब क्या है, जाति, और उस जाति का नाम हमने क्या दिया है, लड़का, महिला, ठीक है। इसी प्रकार से समूह का नाम देख सकते हैं, समूह को हम सेना कह सकते हैं, सेना एक समूह है ना। इसके अलावा भीड़, कक्षा, ये सब समूह है, जहां पर एक समूह की संकल्पना आती है। जब भी हम इसका नाम लेंगे तो काफी सारे लोग एक साथ जो कि एक ही उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य कर रहे हैं, ऐसे लोगों का आपको ध्यान आएगा, तो वो क्या कहलाएगा, समूह। और उसका जब हम नामकरण करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, सेना, कक्षा, इस प्रकार से हम उसका नामकरण करेंगे, और वो क्या कहलाएगा, संज्ञा, ठीक है। इसी प्रकार कोई भाव है, उस भाव का नाम हो सकता है मनुष्यता, मनुष्य का जो भाव है वो क्या कहलाती है, मनुष्यता। इसके अलावा पशुता, है ना, पशुओं का जो भाव है, जिससे पशुओं का भाव आता है, वो क्या कहलाती है, पशुता। इस प्रकार से कुछ एग्जाम्पल्स थे जो कि संज्ञा से संबंधित थे, कि संज्ञा में क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा एक और परिभाषा जनरली देखने को मिलती है, जिसमें एक शब्द यूज होता है, उसको हम देख लेते हैं कि ऐसे विकारी शब्द, यहाँ पर मेन गौर करने वाली बात है विकारी शब्द, ऐसे विकारी शब्द, ऐसे विकारी शब्द जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, समूह, भाव या जाति का बोध होता है, उसे हम संज्ञा कहते हैं, ठीक है। वो शब्द क्या कहलाते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। विकारी शब्द क्या होता है, तो ऐसे शब्द जो लिंग, वचन और कारक, लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तित होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। ऐसे 4 शब्द हम पढ़ेंगे इसी क्रम में। आज हम संज्ञा पढ़ रहे हैं, इसमें 4 शब्द, 4 चीजें आती हैं। संज्ञा आता है, सर्वनाम आता है, सर्वनाम आता है, क्रिया आता है और विशेषण आता है, विशेषण। ये जो 4 चीजें हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। क्रिया विशेषण नहीं आता है, ठीक है, क्रिया अलग है, विशेषण अलग है। ये सभी विकारी शब्द कहलाते हैं, जो कि लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तित होते जाते हैं। इसकी पूरी चर्चा हम करेंगे बाद में अलग से। ये भी जब हम लिंग पढ़ेंगे, वचन पढ़ेंगे, कारक पढ़ेंगे, अभी संज्ञा पढ़ रहे हैं, सर्वनाम भी अलग से पढ़ेंगे, क्रिया भी पढ़ेंगे और विशेषण भी पढ़ेंगे। और जब हम इनका वाक्य बनाकर देखेंगे, तब हम देखेंगे कि ये किस प्रकार से ये विकार परिवर्तित होते हैं, किस प्रकार से लिंग परिवर्तित करने पर शब्दों में भी या संज्ञा में परिवर्तन आ जाता है, सर्वनाम में परिवर्तन आ जाता है, क्रिया में परिवर्तन आ जाता है, या विशेषण में परिवर्तन आ जाता है, लिंग के बदलने पे, वचन के बदलने पे और कारक के बदलने पे, ठीक है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि संज्ञा भी एक विकारी शब्द है, और यह भी लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। इसके हमने उदाहरण पर चर्चा कर ली। आगे हम बात करते हैं संज्ञा के भेद के बारे में, कि इसके प्रकार कितने होते हैं। ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, कितने भेद होते हैं। तो आपको याद रखना है कि संज्ञा के 5 भेद हमें देखने को मिलते हैं, 5 प्रकार हमें देखने को मिलते हैं। संज्ञा के कई जगह पे आपको 3 प्रकार भी मिलेंगे, लेकिन व्यापम और सीजीपीएससी के द्वारा आंसर लिया जाता है 5। तो इसलिए हम इसे 5 भागों में बांटकर देख लेते हैं। जहां पर आपको 3 प्रकार देखने को मिल रहे हैं, वहां पर आपको जाति के अंदर ही समूह और द्रव्यवाचक संज्ञा देखने को मिल जाती है। इसे अलग से नहीं पढ़ते। द्रव्य और समूहवाचक संज्ञा आपको जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही रख दिया जाता है कई विद्वानों के द्वारा। तब इसके 3 ही भेद होते हैं, लेकिन हमारे पीएससी और व्यापम के द्वारा आंसर 5 लिया जाता है। इसलिए हम 5 भागों को या 5 प्रकारों को, भेदों को अलग अलग प्रकार से पढ़ेंगे, अलग अलग देखेंगे। तो ये 5 भेद कौन कौन से, पहले इसके नाम पर चर्चा कर लेते हैं, फिर इसके हम डिटेलिंग पे जाएंगे। तो पहली जो संज्ञा हमें देखने को मिलती है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो दूसरी संज्ञा है वो है जातिवाचक संज्ञा। तीसरी संज्ञा का नाम है द्रव्यवाचक संज्ञा। चौथी संज्ञा का नाम है समूहवाचक संज्ञा। और 5वीं संज्ञा का नाम है भाववाचक संज्ञा। इस प्रकार से संज्ञा के जो है 5 भेद हमें देखने को मिलते हैं, जो कि है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब हम इस सभी संज्ञा, जो 5 भेद हैं, 5 भेद का हम डिटेल देखते हैं कि वो संज्ञाएं होती क्या हैं और उनके अंतर्गत किन किन संज्ञाओं को रखा जाता है, मतलब कि किस प्रकार से उसका एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है। पहले मैं इसको रफ कर लेता हूं।
अब हम इसके पहले प्रकार की बात करेंगे, जहां हम देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा की यदि परिभाषा की बात की जाए तो हम कह सकते हैं कि ऐसा विकारी शब्द जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। फिर से रिपीट कर देता हूं कि ऐसा विकारी शब्द जिससे किसी एक व्यक्ति, एक स्थान या एक वस्तु के भाव का बोध होता है या एक वस्तु का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके उदाहरण देखते हैं, आपको काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि किसी व्यक्ति का नाम, यदि किसी व्यक्ति का नाम कहे तो हम कह सकते हैं, मैंने आपको एक उदाहरण पहले भी दिया था, अमित बताया था मैंने, उसके बाद हम राम, सीता, भावना, संगीता, सुमन, इस तरीके से देख सकते हैं कि हर एक व्यक्ति का एक अलग एक विशेष नाम होता है, वो उस ही व्यक्ति का होता है, उस व्यक्ति के लिए ही होता है। तो जब भी ऐसी स्थिति रहेगी तो उस व्यक्ति के नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत लिखेंगे। जब भी आपको वाक्य में एक व्यक्ति का नाम दिखता है जो कि केवल एक ही व्यक्ति का नाम है, जैसे राम, सीता, सुमन, भावना, इस प्रकार से, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। इसी प्रकार से किसी देश का नाम हो सकता है, भारत, चीन, रूस, अमेरिका, आप जितने भी देश के नाम जानते हैं वो सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। पर्वतों का नाम हो सकता है हिमाचल, विंध्याचल, कैमूर, आल्पस, आप जितने भी पूरे विश्व में जितने हैं, पूरे ब्रह्मांड में जितने पर्वत हैं, उन सबके नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत लिख सकते हैं। इसी प्रकार नदियों का नाम हो सकता है, जैसे गंगा, यमुना, नर्मदा, कावेरी। सभी शहरों के नाम आ जाएंगे, इलाहाबाद, रायपुर, बिलासपुर, इस प्रकार से जितने भी शहर हैं उनके नाम होंगे। गाँवों और नगरों का नाम हो सकता है, पोता, माल, खरौद, कोका, देवरी, इस प्रकार से किसी गाँव या नगर का नाम जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। इसी प्रकार पुस्तकों का नाम हो सकता है, जैसे गीता, रामायण, बाइबिल, कुरान। त्योहारों के नाम हो सकते हैं, दीपावली, विजयदशमी, राखी या रक्षाबंधन, होली, इस प्रकार से सभी त्योहारों के नाम हो सकते हैं। समाचार पत्रों के नाम हो सकते हैं, जैसे दैनिक भास्कर है, नव भारत है, पत्रिका है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, इस प्रकार से सभी जो समाचार पत्र हैं उनके नाम किसके अंतर्गत आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। इसी प्रकार महीनों, दिनों के नाम हो सकते हैं, जनवरी, फरवरी, या फिर आपके हिंदी महीनों के नाम जेठ, बैसाख, आषाढ़, इस प्रकार से ये सभी महीनों के नाम किस में आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम में आएंगे। दिनों के नाम हो सकते हैं सोमवार, रविवार, मंगलवार, इस प्रकार से। इसके अलावा दिशाओं के नाम हो सकते हैं, जितने भी दिशा है, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, ये सभी दिशाएं किसके अंतर्गत आएंगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगी। इसके अलावा जितने भी महासागर हैं, महाद्वीप हैं, इन सब के नाम किसके अंतर्गत आते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। आपको ध्यान रखने वाली बात है कि यह किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु या एक स्थान का ही नाम होगा, तभी यह किसके अंतर्गत आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। आशा करता हूं कि आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा समझ आई होगी। इससे ज्यादा इसमें समझने के लिए और कुछ है नहीं, आप उदाहरण से समझ सकते हैं। जब हम इसके क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ी जो आपकी स्थिति है वो ज्यादा स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि इसके क्वेश्चन जो है वो टफ होते हैं। ये टॉपिक टफ नहीं है, इसे समझना आसान है, लेकिन जब हम क्वेश्चन करेंगे तो किस प्रकार से संज्ञा का हम प्रयोग करते हैं किसी वाक्य में, वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं इसे जल्दी से बता देता हूँ आपको। और आगे इसका जो दूसरा प्रकार है वो है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, यदि इसकी परिभाषा की हम बात करें तो ऐसे विकारी शब्द जिससे किसी जाति विशेष का बोध हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत यदि हम उदाहरण देखें तो हम देख सकते हैं आदमी, औरत, भाई, बहन, लड़का, लड़की, गाय, घोड़ा, तोता, मैना, मोर, शेर, हाथी, घड़ी, किताब, मोबाइल, कंप्यूटर, शिक्षक, लेखक, कवि, पत्रकार, तूफान, वर्षा, भूकंप या ज्वालामुखी, इस प्रकार से हम देख सकते हैं। यहाँ पर हम देख रहे थे कि हम आदमी ना बोल के उसका नाम ले रहे थे, राम, सीता, सुमन, इस प्रकार से। या वस्तु जैसे कि हम घड़ी है ना, घड़ी का हम स्पेसिफाइड नाम, यदि घड़ी को हमको यहाँ पर रखना है, व्यक्तिवाचक संज्ञा बनाना है, तो हमें उस घड़ी का नामकरण करना पड़ेगा। जैसे कि हम देखते हैं अलग अलग कि रोलेक्स की एक घड़ी आती है, उसमें भी स्पेसिफाइड, जैसे स्काई डायमंड हो गया है ना, वो रोलेक्स की भी एक स्पेसिफाइड घड़ी है। तो उस घड़ी का जब हम नामकरण कर देंगे तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। जब हम केवल घड़ी बोलेंगे तो जितनी भी दुनिया में घड़ी होगी वो सभी एक साथ आ जाएंगी, इसलिए यह क्या किसके अंतर्गत आएगा, जातिवाचक। मतलब हम घड़ी जाति की बात कर रहे हैं, जितनी भी घड़ियां हैं उस जाति के अंतर्गत आ जाएंगी। इसी प्रकार यदि किताब कहें तो यहाँ पर हम किताब का नामकरण कर रहे थे, रामायण, गीता, कुरान, बाइबिल। लेकिन जब केवल मैं किताब कहूंगा तो ऐसी सभी किताबें जो इस ब्रह्मांड में मौजूद है वो सभी इसके अंतर्गत आ जाएंगी, इसलिए हम इसे कहाँ पर रखते हैं, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। इसी प्रकार सभी कंप्यूटर, जितने भी शिक्षक हैं, यदि हम शिक्षक का नाम ले दें तो हम एक
अलग शिक्षक के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि व्यक्तिवाचक किसी एक शिक्षक के बारे में बात करें, इसलिए वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। जबकि केवल हम जब शिक्षक कहेंगे तो हम पूरे शिक्षक जाति के बारे में बात करेंगे, जितने भी दुनिया में शिक्षक हैं वो सभी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। इसी प्रकार से बाकी सारे भी उदाहरण हैं, जैसे भाई, जितने भी भाई, यदि भाई का हम नाम दे दें, नाम स्पेसिफाई करते किसी एक ही भाई के बारे में बात करें तो उसका नाम लेना पड़ेगा, पर जब हम नाम नहीं लेते हैं, केवल भाई कहते हैं, तो वो सभी भाई जो इस पूरी दुनिया में है वो एक जाति के रूप में प्रेजेंट होते हैं। तो इस प्रकार से वो किसके अंतर्गत आ जाते हैं, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत में। इसके तीसरे प्रकार की बात करते हैं, जो कि है द्रव्यवाचक संज्ञा। जब किसी ऐसे विकारी शब्द का प्रयोग किया जाए जिससे किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है, तो हम उसे द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। मैं कह रहा हूँ किसी ऐसे विकारी शब्द का प्रयोग किया जाए जिससे हमें द्रव्य या पदार्थ का बोध हो, तो हम उसे द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। द्रव्य जो है वो तीन चीजों से मिलकर बना है। यदि आपने साइंस पढ़ी है तो आपको ये पता होगा, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, द्रव्य अलग होता है, द्रव अलग होता है। द्रव लिक्विड फॉर्म में होता है, जबकि द्रव्य के अंतर्गत तीनों चीज आते हैं। द्रव ऐसे लिखा जाता है, ये द्रव, इसका मतलब लिक्विड होता है, और जो द्रव्य है इसके अंतर्गत ठोस, द्रव और गैस तीनों चीजें आती हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे द्रव्य की बात कर रहे हैं, तो ऐसी सभी वस्तुएं जो कि ठोस, द्रव या गैस के रूप में हो, पर उसकी गिनती संभव ना हो, बल्कि उसे हम माप या तौल सकते हैं लेकिन उसे गिना नहीं जा सकता, ऐसे सभी किसके अंतर्गत आएंगे, द्रव्य या पदार्थ के अंतर्गत आएंगे। और जब इन पदार्थों का हम नामकरण करते हैं तो वो हम द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत पढ़ते हैं। जैसे उदाहरण से समझते हैं, लोहा, लोहे को आप तौल सकते हैं, है ना, गिन नहीं सकते। इसी प्रकार सोना, चांदी, पीतल, तांबा, पानी, घी, तेल, चावल, दूध, नमक, पेट्रोल, डीजल या कोयला। इस प्रकार से जितने भी पदार्थ आप जानते हैं, इस ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ उपस्थित होंगे वो सभी या तो ठोस होंगे, या तो द्रव होंगे, या तो गैस होंगे, और सभी का अध्ययन हम द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत करते हैं। यदि उसका हम नामकरण करेंगे तो वो हमेशा किसके अंतर्गत आएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। पेट्रोल यदि कह रहे हैं तो हम जितने भी प्रकार के पेट्रोल होते होंगे वो सब द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। इस प्रकार से ये तीन प्रकार हम देख चुके हैं। अब हम चलते हैं अपने चौथे प्रकार की तरफ, जो कि है समूहवाचक संज्ञा। तो अब इसका जो चौथा प्रकार है वो है समूहवाचक संज्ञा। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि ऐसा विकारी शब्द जिससे किसी समूह का बोध होता है, तो हम उसके समूह के नाम को क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ऐसा विकारी शब्द जिससे किसी समूह के नाम का बोध हो तो हम उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूह के नाम का बोध कैसे होगा, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि परिवार, परिवार जो है एक व्यक्तियों का समूह है। इसी प्रकार सेना, जो कि ठीक है, विभिन्न प्रकार के सैनिक जब एक साथ होते हैं तो हम उसे सेना कहते हैं। इसी प्रकार से झुंड, मेला, कक्षा, संघ, सभा, जुलूस, दल, गिरोह, गुच्छा, ढेर, श्रृंखला या सप्ताह, ये सभी शब्द से हमें किसी समूह का बोध हो रहा है, इसलिए हम इसे किसके अंतर्गत रखते हैं, समूहवाचक। इसे पहचानना बहुत ही आसान है। ठीक है, जिस भी शब्द से आपको समूह के नाम का बोध हो वहां पर क्या होगी, समूहवाचक संज्ञा होगी। तो इसे आप बड़े ही आसानी से पहचान सकते हैं। आगे देखते हैं इसका पांचवा प्रकार, भाववाचक संज्ञा। ऐसे विकारी शब्द जिससे किसी भाव या भावना का बोध होता है तो उसके नाम को हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इससे इमोशन का जो आप नामकरण करते हैं, जैसे कि क्रोध, लोभ, प्रेम, वात्सल्य, ये सभी क्या है, इमोशन, भावनाएं, और इनका हमने नामकरण किया हुआ है। जैसे क्रोध, क्रोध आपकी भावना है जिसे हम जब व्यक्त करते हैं तो उसे एक नाम दे दिए कि इसे हम क्रोध कहेंगे जब इंसान इस प्रकार से अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करेगा। इसी प्रकार प्रेम की भावनाओं को एक्सप्रेस करेगा तो हम उसे प्रेम नाम दिए हैं। इस प्रकार से क्रोध, लोभ, मोह, आनंद, बुढ़ापा, जवानी, लिखाई, पढ़ाई, ये सब क्या है, आपकी भावना है, इमोशंस है, जिसे हम भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ शब्द हमें देखने को मिल रहा है, क्रोध, लोभ, मोह, आनंद, यह तो मूल रूप से ही भावनाएं हैं, तो इसमें आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुछ शब्द ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिसे बनाया गया है, तो हम भाववाचक संज्ञा बना भी सकते हैं पांच तरीके से हम भाववाचक संज्ञा को बना सकते हैं। पहला तरीका हो सकता है जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनाना। जैसे किसी हमने जातिवाचक संज्ञा में जाति के विभिन्न नाम पढ़े, उसमें यदि हम प्रत्यय लगाएं तो हम विभिन्न प्रकार के भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। कुछ एग्जांपल से समझ लेते हैं इसे। जैसे हमने पढ़ा था पशु जाति, यदि हम इसे त जो प्रत्यय लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, पशुता।
पशु के साथ हमने त प्रत्यय लगाया और ये क्या बन गया, पशुता। इसी प्रकार बंधु एक जाति है, इससे बंधुता। दास से दासत्व बन सकता है, ईश्वर से ईश्वरत्व बन सकता है, मजदूर से मजदूरी बन सकता है, ठग से ठगी बन सकता है। जब हम प्रत्यय पढ़ेंगे तब हम इसको और स्पष्ट कर लेंगे कि किस प्रकार से कौन सा प्रत्यय कहाँ पर जुड़ता है। ठीक है, अभी केवल समझने के लिए कि जब हम जातिवाचक से भाववाचक किस प्रकार से बनाते हैं तो हम उसमें कुछ प्रत्यय जोड़कर उसे क्या बना सकते हैं, भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। इसी प्रकार सर्वनाम को हम भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे कि अपना एक सर्वनाम है, इससे हम अपनापन, अपनापन एक भावना है, ठीक है, इसलिए हम इसे किसमें परिवर्तित कर दिए, अपना से अपनापन, जो कि पहले क्या था, सर्वनाम, अब क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा। इसी प्रकार निज से निजत्व बन जाएगा, मम से ममत्व बन जाएगा, अहम से अहंकार बन जाएगा। इसी प्रकार हम विशेषण को भी भाववाचक संज्ञा में बदल सकते हैं। किसी की विशेषता क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है। जैसे लघु, लघु मतलब छोटा, इससे जो भाववाचक संज्ञा बनेगी वो बनेगी लघुता। ठीक है, वीर से वीरता, अमर से अमरता, चतुर से चतुराई, मधुर से मधुरता। ठीक है, ये जो शब्द है ये क्या है, विशेषण है, इसलिए अलग अलग ये दिख रहा है। यहाँ पर हम सर्वनाम से बनाए, ये सारे शब्द क्या है, सर्वनामी शब्द है, अपना, अहम, मम, निज। ठीक है, ये सब हम पढ़ेंगे आगे कि सर्वनाम क्या होते हैं, क्रिया क्या होता है, विशेषण क्या होता है, तो अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस ये समझते चाहिए कि इस प्रकार से भी हम संज्ञा बना सकते हैं। तीसरा तरीका हो सकता है क्रिया। क्रिया से हम भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे, जैसे उड़ना, उड़ना एक क्रिया है, इससे हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे उड़ान। उड़ान क्या है, एक भावना है। ठीक है, कमाना, कमाना से बन जाएगा कमाई। उलझना, उलझना, उलझना से बनेगा उलझन, उलझन। ठीक है, उलझन क्या है, एक भावना है, उलझना क्या है, एक क्रिया है, और उसका भाववाचक संज्ञा क्या होगा, उलझना। वैसे ही खेलना एक क्रिया है और खेल एक भावना है, तो भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा, खेल। ठीक है, इसी प्रकार से अव्यय से हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, जैसे समीप से समीपता, दूर से दूरी, शीघ्र से शीघ्रता, रुकना से रुकावट। इस 5 प्रकार से भी हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। तो इस प्रकार से ये 5 प्रकार थे जो कि हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा। आज के जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि ये 5 प्रकार आप याद रखें, कितने प्रकार होते हैं, संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, और 5 प्रकार में जो भी मैंने आपको उदाहरण बताए हैं वो सभी आपको याद होने चाहिए। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनते हैं, जैसे कि आपसे पूछ लेगा कि कक्षा किस प्रकार की संज्ञा है, या रमेश किस प्रकार की संज्ञा है, या लड़का किस प्रकार की संज्ञा है। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन इसी में टफ क्वेश्चन बनता है, जिसको मैं जब आपके सामने प्रश्न उत्तर लेके आऊंगा संज्ञा से संबंधित तो आपको और स्थिति स्पष्ट कर दूंगा। आज के लिए इतना ही, आज का वीडियो हम यहीं पर विराम करते हैं। आने वाले नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तो यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।